मासूम बच्चों की जलती हुई तस्वीर जिसे देख दुनिया के आंखों में पानी आ गया। इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद भी अमेरिका इस छोटे से देश को हरा नहीं पाया। विश्व भर में महाशक्ति के रूप में पहचान बनाने वाला अमेरिका ने वियतनाम वार में मानवता को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी इस छोटे से देश वियतनाम पर जीत हासिल करने की उम्मीद में अमेरिका ने 5 लाख से भी अधिक सेना वियतनाम में तैनात कर दिए थे। वियतनाम वार के दौरान अमेरिका ने वियतनाम पर 26 करोड़ से भी अधिक बम फेंके थे। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई बमबारी से कई गुना अधिक थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा। क्यों अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुला लिया? इस छोटे से देश वियतनाम ने कैसे अमेरिका की इतनी बड़ी सेना को धूल चटा दी और कहां से वियतनाम वार की शुरुआत हुई थी? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से और वीडियो के अंत तक बने रहें। वियतनाम वार के बारे में जानने से पहले इसके थोड़े से इतिहास पर नजर डालते हैं। 19वीं शताब्दी के समय ब्रिटेन, पुर्तगाल और फ्रांस जैसे देश दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर देश को अपना गुलाम बना रहे थे। सन 1857 तक वियतनाम में सब कुछ अच्छा चल रहा था। यहाँ तक कि लाओस और कंबोडिया देश भी उस समय वियतनाम का ही हिस्सा हुआ करता था। सन 1958 में फ्रांस की सेना ने वियतनाम में धीरे धीरे घुसना शुरू किया और लगभग 20 साल में पूरी तरह से वियतनाम पर अपना कब्जा जमा लिया। उस समय विश्व भर में इस देश को इंडो चाइना के नाम से जाना जाता था। बाद में यही इंडो चाइना को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, जो आज वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के नाम से जाने जाते हैं। 1941 तक फ्रांस इंडो चाइना पर शासन करता रहा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान जब साउथ एशिया के देशों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, उसी समय जापान ने इंडो चाइना पर भी हमला कर दिया। जापान की यह दखल अंदाजी इंडो चीन के कम्युनिस्ट नेता हो ची मिन्ह को बिल्कुल भी रास नहीं आई। हो ची मिन्ह इंडो चीन के सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेता थे, जिन्होंने सन 1930 में फ्रांस के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत की थी और इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत भी की। सन 1941 में जापान से लड़ने के लिए भी हो ची मिन्ह आगे आए और विटमिन नाम की पार्टी की शुरुआत की। दूसरे विश्व युद्ध में चीन और अमेरिका दोनों ही जापान के दुश्मन थे। ऐसे में इन दोनों देशों ने वियतनाम की मदद की और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया। इस हमले की वजह से जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर से 1946 में फ्रांस ने एक बार फिर वियतनाम पर अपनी दावेदारी पेश की और कहा कि 1941 तक यह देश फ्रांस के अधीन था, इसलिए इस देश पर हमारा अधिकार है। लेकिन हो ची मिन्ह इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थे, क्योंकि हो ची मिन्ह एक कम्युनिस्ट नेता थे और इनके इनकार करने के कारण ही हो ची मिन्ह अमेरिका के आंखों में खटकने लगा। ऐसे में अमेरिका को चिंता हुई कि कहीं वियतनाम पूरी तरह से एक कम्युनिस्ट देश न बन जाए, इसलिए अमेरिका ने फ्रांस को सपोर्ट करना शुरू किया। अमेरिका की मदद से फ्रांस ने इंडो चाइना के दक्षिण हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद से ही कब्जा करे हुए एरिया को साउथ वियतनाम का नाम दिया गया और बाओ दाई को वहां का राष्ट्रपति बना दिया गया और नॉर्थ वियतनाम में हो ची मिन्ह सत्ता संभाल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका काफी चिंतित था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि वियतनाम एक डेमोक्रेटिक देश बना रहे। 1949 में साउथ और दक्षिण वियतनाम को एक करने की बात काफी जोरों से चल रही थी, लेकिन यह दोनों देश एक होने पर देश में एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहेगी या फिर यह एक लोकतंत्र देश बन जाएगा, इस बात पर विवाद शुरू हो गया और नॉर्थ वियतनाम में तो पूरी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था। वहीं साउथ वियतनाम में बाओ दाई ने भी तानाशाही क्रूरता शुरू कर दी। यह बात अमेरिका को राज नहीं आ रही थी, क्योंकि अमेरिका हमेशा से कम्युनिस्ट के खिलाफ रहा है। वहीं नॉर्थ वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन्ह साउथ वियतनाम को भी अपने कब्जे में लेना चाहता था और वे फ्रांस के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद करते जा रहे थे। साउथ और नॉर्थ सीमा पर भी हालात बिगड़ता ही जा रहा था। इसी दौरान 1949 में फ्रांस ने लाओस और 1953 में कंबोडिया को एक अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। यह पश्चिमी देश की डिवाइडेड रूल पॉलिसी का ही एक हिस्सा था और 26 अप्रैल 1954 को फ्रांस और वियतनाम के बीच जेनेवा एकॉर्ड के तहत संधि हुई। अमेरिका ने साउथ वियतनाम में बाओ दाई की जगह अपनी कठपुतली सरकार नाको दिन दिन को राष्ट्रपति बना दिया। नाको दिन दिन एक कैथोलिक जाति से थे और वियतनाम में ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट थे, तो नाको दिन दिन ने बौद्ध अनुयायियों को मारना और प्रताड़ना शुरू कर दिया। अब साउथ वियतनाम के लोग भी नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट कर रहे थे और खुद को नाको दिन दिन के शासन से मुक्त कराना चाहते थे और इसी के चलते 1957 में इस देश में गोरेला वार की शुरुआत हुई। अभी तक अमेरिका ने सीधी तौर पर
पर वियतनाम वार में हिस्सा नहीं लिया था। अमेरिका सिर्फ फ्रांस और साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था और सैन्य उपकरण मुहैया करवा रहा था। अमेरिका बस यही चाहता था कि वियतनाम किसी भी तरीके से कम्युनिस्ट देश बनने से बचा रहे। वहीं नॉर्थ वियतनाम में हो ची मिन्ह को चीन और यूएसएसआर का सपोर्ट मिल रहा था। अमेरिका भी अपनी सेना धीरे धीरे वियतनाम में बढ़ाता जा रहा था और धीरे धीरे करके 90,000 सैनिक वियतनाम पहुंच चुके थे। अमेरिका के सैन्य अधिकारी इस युद्ध में सीधे तौर पर भाग लेना चाहते थे, लेकिन अमेरिका अभी तक इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था क्योंकि उनके पास कोई वैलिड कारण नहीं था इस युद्ध में शामिल होने का। इसीलिए जंग में शामिल होने के लिए अमेरिका ने षड्यंत्र रचा और नाको दिनदिन और उसके भाई की हत्या करवा दी। 2 अगस्त 1964 को अमेरिका ने यह बात फैला दी कि नॉर्थ वियतनाम ने अमेरिका के जहाज पर हमला किया और इस हमले में काफी सैनिक अमेरिका के मारे गए। इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अमेरिकी ऑफिसर्स को जंग करने की अनुमति दे दी। इस षड्यंत्र का जब तक सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 8 मार्च 1965 को अमेरिका ने अपनी टुकड़ी वियतनाम भेजी और जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन वियतनाम के घने जंगल के बीच अमेरिकी सेना का टिक पाना आसान नहीं था। वियतनाम के सैनिक अपने देश के भूगोल के बारे में अच्छे से जानते थे। वह जंगलों में छुपकर गोरेला तकनीक से विरोधी पर हमला करने में निपुण थे और साथ ही उन्होंने जंगल के नीचे गुफाएं भी बना रखी थी जिसमें वह आसानी से छुप जाया करते थे। कई दिन तक गुफाओं में रहकर ही वह खाना बनाते और उसी में रहते। वह मौका देखकर बाहर निकलते, दुश्मन की सेना पर वार करते और वापस फिर से सुरंग में ही चले जाते थे। वियतनाम के सैनिकों ने पूरे वियतनाम पर जाल बिछा रखा था। अमेरिका के सोल्जर्स बिना जंग लड़े वियतनाम के जंगली जाल में फंस के मारे जा रहे थे। यह देख अमेरिका तिलमिलाता जा रहा था। वहीं अमेरिकी सेना को दलदल कीचड़ और घने जंगलों में युद्ध करने की आदत नहीं थी। अमेरिकी सेना की दुविधा देख अमेरिका ने वियतनाम के घने जंगलों में केमिकल डालकर आग लगाना शुरू कर दिया। आज भी उन केमिकल के निशान इन जंगलों में मिल जाते हैं। इस केमिकल की आग में लाखों लोग मारे गए। इस अग्निकांड में जलते हुए बच्चों को मीडिया ने कैप्चर किया और दुनिया ने देखा अमेरिका के बर्बरता को। इतना करके भी अमेरिका का मन नहीं भरा। अमेरिका लगातार अपनी सेना की संख्या बढ़ाता ही जा रहा था। पहले 50,000, फिर 1.5 लाख, फिर 3 लाख और इसी तरह से 1957 तक 5 लाख सैनिक वियतनाम में तैनात हो चुके थे। वियतनाम के लोगों में क्या बच्चे, क्या महिलाएं और क्या जवान, सभी लोग अमेरिकी सेना का सामना करने में लगे हुए थे। अमेरिका ने सन 1968 में वियतनाम में कत्लेआम शुरू कर दिया और इसी दौरान वियतनाम पर बमबारी भी शुरू कर दी जाती है। एक साल में अमेरिका ने वियतनाम पर 20,000 टन बम गिराए थे जिसमें लाखों लोग, वियतनामी सेना और आम लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के इस कत्लेआम की पूरी दुनिया में बदनामी शुरू हो गई। अमेरिका की मीडिया में अमेरिका को विलन और वियतनाम को विक्टिम के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया गया। अमेरिका के अपने ही देश के लोगों ने सेना के विरुद्ध प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने सैनिकों को क्रूरता और बर्बरता बंद करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर वियतनाम की सेना और नागरिक कदम पीछे रखने का नाम नहीं ले रहे थे। सलाम है ऐसे वियतनाम के वीरों को। साल 1969 में अमेरिका में चुनाव शुरू हो गया। तब रिचर्ड निक्सन ने कहा कि अगर वो जीत जाते हैं तो वियतनाम से अपनी सेना को वापस बुला लेंगे और रिचर्ड निक्सन जीत जाते हैं। रिचर्ड निक्सन ने अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू किया और 1972 में अमेरिकी सेना 5 लाख से घटकर 69,000 ही रह गई। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को लाइन ब्रेकर का नाम दिया। इतना कुछ करने के बाद भी अमेरिका वियतनाम के लोगों का हौसला नहीं तोड़ पाया और इसी कारण अपनी घिनौनी हरकत को दबाने के लिए अमेरिका ने शांति वार्ता का सहारा लिया। 30 अप्रैल 1975 में नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर हमला कर अपना कब्जा जमा लिया। इसके 3 साल बाद 27 जनवरी 1978 को पेरिस में शांति समझौता हुआ। इस एग्रीमेंट में लिखा था साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम एक हो जाएगा। इसके बाद से ही वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश बन गया और इसका नाम रखा गया सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। अमेरिका एक महाशक्ति देश होने के बावजूद इस छोटे से देश की बहादुरी और हिम्मत के आगे इसे झुकना ही पड़ा। यह बात आज भी दुनिया को हैरानी में डाल देती है। कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस पूरे युद्ध में किसी की जीत या हार नहीं हुई थी। दोस्तों, यह था वियतनाम वार का पूरा इतिहास और युद्ध की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।